स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एसपीडी न्यूज़ के एक ताज़ा तरीन और आज की एक फ्रेश और लेटेस्ट न्यू एपिसोड पर, जहां पर हम बात करने वाले हैं देश और दुनिया से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत और चीन इस सीमा विवाद पर है कि यहाँ पर 6 जून को बेहद बड़ा आप कह सकते हैं एक बैठक होने वाला है। यहाँ पर दोनों देशों के बीच में, भारत और चाइना के बीच में, सैन्य कमांडर के बीच में ये बैठक होगी। और साथ ही आपको बता दें कि चाइना की तरफ से एक बेहद बड़ा गेम प्लान खेला जा रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस की आड़ में चीन जो है वो दक्षिणी चीन सागर में अपने सैन्य गतिविधियों को ज्यादा ही बढ़ाता चला जा रहा है। साथ ही में बता दें कि भारत भी कोई कम तेज नहीं है, क्योंकि हमने भी पूरी तैयारी कर रखी है चीन की हर चाल का जवाब देने के लिए। यहां पर LAC पर भेजी गई हैं 60 बोफोर्स तोपें। खैर, इसके बारे में आपकी क्या राय है, हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में थोड़ी ही देर में। लेकिन उसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर है, यूपी सरकार ने जारी कर दिए हैं धार्मिक स्थलों के लिए दिशा निर्देश। आप सभी को अगर किसी भी प्रकार से मंदिर, मस्जिद और बाकी धार्मिक स्थलों पर जाना है तो वो सारे दिशा निर्देश आपको फॉलो करने हैं। हम बताएंगे क्या कुछ दिशा निर्देश हैं। साथ ही में यहां पर जो अगली बड़ी खबर कि केंद्र सरकार का बेहद बड़ा फैसला, कोई भी नई सरकारी योजना मार्च 2021 तक लागू नहीं होगी। यानी कि किसी भी प्रकार से अब आपको सरकारी योजना के बारे में सुनने को नहीं मिलेगा मार्च 2021 तक। साथ ही में आपको बता दें कि अगर आप हमें डेली फॉलो करते हैं तो जैसा कि हमने बताया था कि दिल्ली में एक बेहद बड़ा भूकंप आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर लगातार 10 भूकंप के झटके मात्र 1.5 महीने में यहाँ पर देखे गए हैं और महसूस किए गए हैं दिल्ली के अंदर। तो आप समझ सकते हैं दिल्ली वासियों को एक बेहद बड़ा खतरा है। और साथ ही में आप सभी को बता दें कि ट्रेड यूनियन 3 जुलाई को करेंगे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन, सरकारी नीतियों से नाराज हैं। तो बात करेंगे इसके बारे में भी पूरी डिटेल में, क्योंकि हमारे पास डिटेल मौजूद है। और साथ ही में जो अगली बेहद बड़ी खबर कि दिल्ली, बिहार और मध्य प्रदेश में बारिश, और अगले सप्ताह से और भी ज्यादा जोरों शोरों से बारिश और मौसम सुहावना देखने को आपको मिलेगा। इसके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे और कौन कौन से राज्य हैं जहां पर मौसम सुहावना होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि वर्चुअल वैश्विक वैक्सीन सम्मेलन में भारत ने किया वैक्सीन अलायंस गावी में मदद करने का वादा। इसके बारे में बताएंगे आखिरकार ये कौन सी मदद, किस प्रकार की मदद भारत करने वाला है। और इसी के साथ जो अगली खबर निकल कर आ रही है कि दक्षिण पश्चिमी रेलवे जोन, जी हां, उसके तहत कर्नाटक के हुबली में बनने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म। जी हां, भारत का नहीं लेकिन पूरी दुनिया का। आपको बताएंगे किस प्रकार का ये पूरा प्लान है। बेहद बड़ी खबर है और भारत के लिए गर्व की बात है। खैर, इसके बारे में हम आपसे पूछते हैं क्या कुछ राय है। और साथ ही में अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो फोटो देखकर ऑर्डर कर पाएंगे फूड। जी हां, तो दोस्तों बने रहिए, आपको पूरी डिटेल बताएंगे किस प्रकार से आप भी ताजा तरीन और बेहद डिलीशियस खाने को ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी इंस्टाग्राम के माध्यम से। और साथ ही में जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि आधार में मोबाइल नंबर और ईमेल का वेरिफिकेशन हुआ और भी ज्यादा आसान। एक एप्लीकेशन की मदद से आपका पूरा काम बन जाएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही में आपको बता दें कि मित्रों ऐप, जिसकी बेहद ज्यादा बड़ी चर्चा हो रही थी पिछले कुछ दिनों से, पहले इस ऐप ने धूम मचाई, बाद में गूगल प्ले स्टोर ने इसे डिलीट कर दिया, हटा दिया प्लेटफॉर्म से, लेकिन अब इसकी वापसी हो चुकी है। इसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही में आपको बता दें कि केरल में गर्भवती हथिनी की हत्या में यहां पर जो कार्रवाई कर दी गई है, उसके तहत एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी के साथ आप सभी को बता दें कि प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए मसीहा बनकर आए सोनू सूद, 55 लोगों को एयरलिफ्ट करके उनको घर तक पहुंचाया गया है। तो इसके बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को जरूर दबाएं। चलिए अब सीधा चलते हैं आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर पर, जो कि भारत और चीन सीमा विवाद को लेकर है। आप सभी को बता दें कि 6 जून को सुबह चीन के मोल्डो में यहां पर दोनों देशों के सैन्य कमांडर हैं, उन सभी की बैठक होने वाली है। लेकिन आप सभी से हम पूछना चाहेंगे कि आपके हिसाब से बैठक में कौन सा नतीजा निकल कर आएगा, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए पूरी रिपोर्ट बता दें कि भारत और चाइना सेना के बीच में पूर्वी लद्दाख में 1 महीने से चल रहे कटु विवाद को समाप्त करने के लिए दोनों देशों पक्षों के बीच वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की बैठक शनिवार को होगी। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक यह बैठक शनिवार की सुबह चीन के मोल्डो में होने वाली है। लेह के 14 कॉर्प्स के जनरल जो है ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। चीन की ओर से इस बैठक में मेजर जनरल लियू शिन शामिल होने वाले हैं। वह चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की दक्षिणी शिनजियांग सेना क्षेत्र के कमांडर रह चुके हैं। खैर, जैसा कि हमने पूछा क्या कुछ फैसला होने वाला है, वो हमें 6 जून को पता चल जाएगा। और साथ ही में चाइना की इतनी हिमाकत कि यहाँ पर कोरोना वायरस की आड़ में चीन बढ़ा रहा है दक्षिणी चीन सागर में सैन्य गतिविधि। और आपको बता दें कि जापान में तैनात अमेरिकी बलों के कमांडर ने दक्षिणी चीन सागर में चीन की नई हरकतों की पोल खोली है और उन्होंने ही बताया है कि चीन की कोरोना महामारी की आड़ में इस जल क्षेत्र में अपने दावों को विस्तार देने के लिए और साथ ही साथ सैन्य गतिविधियों को बढ़ाने के लिए भी ये प्रैक्टिस करता जा रहा है और यहाँ पर चीनी जो सैन्य गतिविधियां हैं वो बढ़ाता जा रहा है। इससे क्षेत्र के दूसरे देशों में काफी ज्यादा भय का माहौल है।
और साथ ही में बता दें कि जो भी लोग अपने जहाज में मछली पकड़ने के लिए वहां पर आ रहे हैं उन सभी को भी डराता जा रहा है और उन सभी को भी परेशान करता जा रहा है चाइना। और इसी के साथ में आपको बता दें कि चीन की हर चाल का जवाब देने के लिए यहाँ पर भारत पूरी तरीके से तैयार बैठा हुआ है। आपको बता दें कि LAC पर यहाँ पर भेजी गई हैं 60 बोफोर्स तोपें। पूरी डिटेल में आपको खबर बता दें कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर सेना ने बोफोर्स तोपों की तैनाती शुरू कर दी है। लेह से यहाँ पर करीब 60 बोफोर्स तोपों को LAC की ओर रवाना कर दिया गया है और अगर हम सूत्रों की माने तो LAC की उस पार चाइना ने भी आर्टिलरीज को तैनात करके रखा है। ऐसे में भारतीय सेना ने बोफोर्स तोपों को चुना है और LAC में उपजे हालात के बीच बोफोर्स का चयन कारगिल युद्ध में बोफोर्स की कामयाबी को देखते हुए ही किया गया है। खैर, इसके बारे में आप सभी की राय जानना चाहेंगे, क्या सोचते हैं आप नीचे कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। और साथ ही में जो अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि यूपी सरकार ने जारी किए धार्मिक स्थलों के लिए दिशा निर्देश। अब चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से दिशा निर्देश हैं, नियम हैं जिनका आपको पालन करना बेहद ज्यादा जरूरी है। बता दें कि यहाँ पर अवस्थी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश CM ने कहा है कि प्रत्येक धर्म स्थल पर सैनिटाइजर, इंफ्रारेड थर्मोमीटर, साथ ही साथ पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था होनी चाहिए और यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि धर्मस्थल के अंदर एक बार में 5 से ज्यादा श्रद्धालु ना घुसें। साथ ही में बता दें कि यहाँ पर केंद्र सरकार ने मंदिरों के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके अनुसार निषिद्ध क्षेत्रों में मौजूद धार्मिक स्थल जनता के लिए बंद ही रहने वाले हैं, लेकिन निषिद्ध क्षेत्रों से बाहर स्थित धार्मिक स्थल खोले जा सकते हैं। मंत्रालय ने साथ ही कहा है कि धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे परिसरों में भौतिकी दूरी के नियम तथा अन्य एहतियाती उपायों का पालन किया जाए। अब चलिए बढ़ते हैं अगली बेहद बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि कोरोना से न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था बल्कि पूरे विश्व की इकोनॉमी सुस्त पड़ चुकी है। इससे भारत में राजस्व का नुकसान हो रहा है और सरकार का खर्च का भी आंकड़ा बेहद ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, जिसका असर सरकारी योजनाओं पर भी पड़ने लगा है। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने नई योजनाओं की शुरुआत पर रोक लगा दी है और इस संदर्भ में वित्त मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा मार्च 2021 तक स्वीकृत नई योजनाओं की शुरुआत पर रोक लगा दी है। आप सभी को बता दें कि आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाओं पर कोई भी रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किसी भी प्रकार की नई योजना लागू अब नहीं की जाएगी, वो भी मार्च 2021 तक। इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर शेयर कीजिएगा। अब चलिए सीधा चलते हैं अगली बेहद बड़ी खबर पर। दिल्ली NCR की तरफ से खबर है, पिछले 1.5 महीनों में 10 भूकंप के झटके यहाँ पर महसूस किए गए हैं और ये बताया जा रहा है कि ये छोटे छोटे भूकंप के झटके अंत में बेहद बड़ा भूकंप का झटका लेकर आ सकता है। आप सभी को बता दें कि हम आपको डरा नहीं रहे हैं, लेकिन आप सभी को आगाह कर रहे हैं, क्योंकि रिसर्च में भी ऐसे दावे किए जा रहे हैं, बहुत सी बातें ऐसी भी कही गई हैं कि एकदम से इतना ज्यादा तीव्र वाला भूकंप आने वाला है कि लोग सोच भी नहीं सकते हैं। चलिए अब पूरी डिटेल में खबर बता दें कि भूकंप को लेकर देश के वरिष्ठ वैज्ञानिक आशंका जता रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार देश की राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में काफी बड़ा भूकंप आने वाला है। इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि दिल्ली NCR यानी कि पिछले 1 महीने में आपको बता दें कि छोटे छोटे भूकंप के झटके, जैसा कि हमने बताया, वो यहाँ पर महसूस किए गए थे। भूकंप की खबर लगते ही लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, लेकिन हम आप सभी को एक कॉमन चीज बताने वाले हैं जिसको आपने हमेशा सुना होगा, लेकिन उस चीज को सुनकर भी लोग अनसुना करते हैं। अगर मान लीजिए कि आगे आने वाले वक्त में दिल्ली NCR में एक बेहद बड़ा भूकंप का झटका लगता है तो आप सभी को क्या कुछ करना चाहिए जानते सब लोग हैं, लेकिन एक बार हम आप सभी को दोबारा से बता देते हैं कि मकान, दफ्तर या फिर किसी भी इमारत में अगर आप मौजूद हैं वहां से बाहर निकल जाएं और साथ ही में किसी खुले स्थान पर पहुंच जाएं जहां के आसपास कोई भी पोल ना हो या फिर ना ही बड़ी बिल्डिंग्स हो। आपको बेहद बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स या फिर किसी भी प्रकार की चीजों से दूर रहना है और आप इंश्योर करिए कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो एक साथ रहें, इकट्ठा रहें। और साथ ही साथ अगर आप किसी भी गाड़ी में मौजूद हैं तो आप इंश्योर कीजिए कि गाड़ी उसी वक्त रुक जाए या फिर गाड़ी को रोक लीजिए, बाहर ना निकले। कोशिश करें कि किसी पुल या फिर फ्लाईओवर पर गाड़ी रुकी भी ना हो। तो दोस्तों ये कुछ छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब चलिए सीधा बढ़ते हैं अगली बेहद बड़ी खबर पर, लेकिन उससे पहले बताइए कि आपको क्या लगता है कि दिल्ली में भूकंप आने वाला है वो बड़ा वाला या फिर नहीं, नीचे कमेंट कीजिए। अब जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि ट्रेड यूनियन 3 जुलाई को करने वाले हैं देशव्यापी विरोध प्रदर्शन, सरकारी नीतियों से परेशान है। पूरी डिटेल बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस और भारतीय व्यापार संघ सहित 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने यहां पर 3 जुलाई को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान कर दिया है, जिसमें कि यहां पर इनसे सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करने का प्लान बनाया है। आपको बता दें कि 10 केंद्रीय यहां पर ट्रेड यूनियनों ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि हम 3 जुलाई 2020 को राष्ट्रव्यापी विरोध करने वाले हैं और साथ ही में बता दें कि यहां पर मजदूर वर्ग और ट्रेड यूनियनों को भी बुलावा दिया गया है। और इसी के साथ आप सभी से पूछना चाहेंगे कि आपके हिसाब से ये कैसा फैसला किया गया है, इस प्रदर्शन को लेकर आप क्या विचार रखते हैं,
हमसे भी जरूर शेयर कीजिएगा। अब चलिए सीधा बढ़ते हैं अगली बेहद बड़ी खबर और बेहद अच्छी खबर कि दिल्ली, बिहार और मध्य प्रदेश में बारिश और अगले सप्ताह से और भी जोरों शोरों से यहाँ पर मौसम सुहावना होगा और बारिश भी होने वाली है। चलिए पूरी डिटेल जानते हैं क्या कुछ यहाँ पर रिपोर्ट कहती है। बता दें कि मौसम विभाग ने शुक्रवार को कहा है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती प्रवाह बनने की संभावना और मानसून में प्रगति होने के कारण अगले सप्ताह में मध्य और दक्षिणी भारत में बारिश के जोर पकड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग ने यहाँ पर महानिदेशक जो है उन्होंने ये बताया कि अगले सप्ताह बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनेगा और उड़ीसा की ओर इसके बढ़ने की संभावना भी है। कम दबाव का एक प्रकार का चक्रवाती प्रवाह होता है और किसी चक्रवात का पहला चरण होता है। आपको बता दें कि यह जरूरी नहीं है कि कम दबाव का हर क्षेत्र तेज होकर चक्रवात ही बन जाए और आपको बता दें कि इससे मानसून में बेहद ज्यादा मदद मिलती है। मानसून जल्दी पहुंचता है और बेहद ज्यादा मौसम सुहाना होता है, बारिश रिमझिम होती है। साथ ही आपको बता दें कि मौसम विभाग ने कहा है कि अरब सागर, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, बंगाल की खाड़ी के समस्त यहाँ पर जो है दक्षिणी पूर्वी और पश्चिमी मध्य के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिणी पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जून से देश में सामान्य की तुलना में 9% अधिक बारिश हुई है और मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में भी बारिश होने वाली है। तो बेहद बढ़िया खुशखबरी आप सभी के लिए, यहाँ पर मौसम सुहाना होने वाला है। अब चलिए इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि ब्रिटेन ने गुरुवार को वर्चुअल वैश्विक वैक्सीन सम्मेलन 2020 का आयोजन किया ताकि वैश्विक वैक्सीन आपूर्ति और टीकाकरण में मदद मिल सके। यहाँ पर $7.4 अरब जुटाए भी जा सकें और इसमें 50 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर प्रतिनिधि, कारोबारी, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी, सिविल सोसाइटी, सरकारी मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्षों और नेताओं ने भी हिस्सा लिया। भारत की ओर से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन अलायंस गावी में यहाँ पर मदद करने के लिए वादा कर दिया है। आप सभी को बता दें ताकि अगले 5 साल में 80 लाख जिंदगियों को बचाया जा सके, इसलिए ये वादा किया गया है। आप सभी से पूछते हैं कि यहाँ पर पीएम मोदी ने कैसा फैसला लिया है, भारत की तरफ से कैसा फैसला है, जरूर बताइएगा। अब चलिए इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि इंस्टाग्राम अगर आप चलाते हैं तो उसके जरिए भी अब जल्द ही आप अपने मन पसंदीदा भोजन को ऑर्डर कर सकेंगे। आप सभी को बता दें कि फेसबुक के स्वामित्व वाले इंस्टाग्राम ने कोरोना वायरस संकट के दौरान भारत में छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और यहाँ पर जोमेटो के साथ साझेदारी कर दी है। उसका ऐलान भी किया गया है। आपको बता दें कि फोटो मैसेजिंग ऐप ने भारत में फूड ऑर्डर्स स्टिकर के रोल आउट की भी घोषणा कर दी है, जो कि फूड इंडस्ट्री के व्यवसायों को अपने ग्राहकों को संपर्क में लाने की है। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर ग्राहकों को अपने पसंदीदा व्यवसायों को भी यहाँ पर समर्थन करने की अनुमति यहाँ पर मिल जाया करेगी। इंस्टाग्राम स्टोरेज पर यहाँ पर रेस्टोरेंट अपने फूड ऑर्डर्स स्टिकर शेयर कर सकते हैं, जिससे ग्राहक एक ही टैब में जोमेटो और स्विगी से ऑर्डर करने के लिए सीधे वेबसाइट के लिंक पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आप पूरा ऑर्डर अपना कर सकेंगे। इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और साथ ही में बता दें कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल का वेरिफिकेशन हुआ और भी आसान। इस ऐप ने बनाया है बेहद ज्यादा आसान काम को। आपको बता दें कि UIDAI ने ट्वीट भी किया है। आप सभी को पूरी डिटेल बता दें कि मोबाइल और मेल ID वेरिफिकेशन को लेकर UIDAI ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट के मुताबिक मोबाइल नंबर और ईमेल ID को वेरीफाई करने के लिए आप M आधार ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर एक OTP आएगा, जिसके जरिए आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। बेहद आसान। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है, केरल के हथनी की जो यहाँ पर मौत हुई थी उसको लेकर कि कई दिनों से हम ये खबर सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पर कैसे कुछ लोग यहाँ पर अनानास में पटाखे भरकर एक हथनी को खिला देते हैं, जिसकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। बेहद दुखद खबर है और सोचने पे मजबूर कर देती है कि इंसान अपनी इंसानियत भूल चुके हैं। खैर आप सभी को बता दें कि इस मामले पर कार्रवाई हुई है और यहाँ पर आखिरकार एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। खैर अभी देखना है कि बाकी जितने भी आरोपी थे उन सबको कब पकड़ा जाता है और इस पर क्या कुछ कार्रवाई करके इन सभी लोगों को सजा दी जाती है। खैर आपसे पूछते हैं आपके हिसाब से इन लोगों पर कौन सी कार्रवाई करके सजा कौन सी देनी चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। और चलिए अब सीधा बढ़ते हैं अगली बेहद बड़ी खबर पर। बता दें कि प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए मसीहा बनकर आए सोनू सूद 55 लोगों को एयरलिफ्ट करके उनको देहरादून पहुंचाया है। आप सभी को बता दें कि अभिनेता सोनू सूद मुंबई में फंसे उत्तराखंडियों के लिए मसीहा बनकर आए हैं। सोनू सूद ने अपने खर्चे पर करीब 55 उत्तराखंड प्रवासियों को एयरलिफ्ट करके देहरादून पहुंचाया है। यानी कि यहाँ पर जितने भी मजदूर मौजूद थे, यानी कि जो 55 उत्तराखंडी थे, उन सभी को प्लेन से देहरादून भेजा गया है। आप सभी को बता दें कि इनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पास खाने पीने के भी पैसे नहीं थे। और साथ ही बता दें कि ये सभी लोग बेहद ज्यादा खुश हैं कि उन सभी लोगों को प्लेन से घर भेजा गया है। और इसी के साथ हम आपकी भी राय जानना चाहेंगे, आप इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर सोनू सूद पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से, इवन कई महीनों
से लोगों की मदद करते जा रहे हैं और ऐसे देश में बहुत से लोग भी मौजूद हैं जो कि एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और आज के मुख्य समाचार। अगर आपको आज के समाचार जरा से भी पसंद आए हो, वीडियो को कर दे लाइक शेयर, साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले मुख्य समाचारों में।